नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम पहुंच गए हैं कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा और आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी सतीश निगम जी। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम विजन यूपी में। पहला सवाल आपसे यही है कि इस बार क्या विजन है आपका और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं चुनाव? हमारा विज़न डेवलपमेंट पहले भी था, आज भी हमारा विज़न डेवलपमेंट ही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि देश की तरक्की का रास्ता केवल डेवलपमेंट से हो सकता है। इसलिए हम डेवलपमेंट ही करेंगे, इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल। आपकी विधानसभा में आज सुबह से हूँ, मैंने सर्वे किया तो मुझे जो लोगों ने बताया या जो मैं देख पाया, एक तो सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं। मतलब जो वैसे तो पूरे शहर की यही हालत है, लेकिन इधर चूंकि रेलवे क्रॉसिंग भी है, उसकी वजह से जाम भी बहुत लगता है, एम्बुलेंस भी अधिकतर फंस जाती हैं। क्या कुछ प्राथमिकताएं होने वाली है अगर आप विधायक चुनते हैं? देखिए, जितनी सड़कें मैंने बनाई थी उसमें बहुत सी अभी हैं, लेकिन बहुत सारी टूट गई और इन 5 सालों में एक भी सड़क नहीं बनी ऐसी कि जिस पर आदमी सुगमता से चल सके। जाम की समस्या थी, इसीलिए हम मेट्रो लाए थे कि जाम का कुछ ट्रैफिक रोड का कम होगा। तो ये मान के चलिए कि प्रयास किया जा रहा था, लेकिन एक ही टर्म हमको मिला और एक टर्म में यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ तो लोगों के पास, लोगों के दरवाजे पर परमानेंट 24 घंटे और 12 महीने घुटनों के ऊपर पानी भरा रहता था। गंदगी का पानी, सीवर का पानी, बारिश का पानी। लोग अपने घर कैसे आते थे, अपने दरवाजे किनारे मिट्टी उन्होंने ऊंची करके डाल के उससे वो घर जाते थे। मैंने वो सारी सड़कें और गलियां बनवाई थी। आज हालात ये है कि जो सड़क टूट गई वो टूट गई। अब गड्ढा मुक्त का नारा साहब ये दे रहे, तो जिम्मेदारी इनकी है कि इसको फिलहाल देखें और बनवाएं। और जो 5 साल विधायक जी रहीं, मंत्री जी रहीं, इनकी क्या जिम्मेदारी थी? ये तो यहाँ लोग खड़े, इनसे पूछ लीजिए, वो तो कभी आई भी नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि ऐसे लोग हैं जो कभी आना पसंद नहीं करते। लोगों के बीच जो आएगा नहीं, लोगों की देखेगा नहीं, लोगों की सुनेगा नहीं, वो लोग आज भी इस भरोसे बैठे हैं कि लोगों को हम समझाएंगे, कोई वेव आएगी उसी में लोग वोट दे देंगे। काम कहाँ करना चाहते ये लोग? काम हुआ नहीं है। इसके पहले उनकी माता जी भी यहाँ से विधायक रहीं और एक मिनिस्टर रहीं, 5 बार जीती और मिनिस्टर रहीं और नगर विकास मंत्री रहीं। सबसे बड़ी बात ये है, और जिनके ऊपर पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपने कल्याणपुर विधानसभा में कोई विकास नहीं कराया था। और यही नहीं, आपको बताएं कि यहाँ धनौपुरवा, अचाकपुरवा 2 गांव थे जिसमें बिजली नहीं थी। अंधेरे में रहते थे 2 गांव के लोग। और कपली और आपका नारामऊ 2 ऐसे गांव थे जहां पर रूरल फीडर से आती थी बिजली, दक्षिणांचल से। और वहां पर हालत ये थी कि 1 हफ्ते दिन 1 हफ्ते रात, वो भी पूरे दिन नहीं पूरे रात नहीं, कभी 6 घंटे कभी 5 घंटे। एक बार ट्रांसफार्मर फूक गया तो पता लगा को 2 महीने ट्रांसफार्मर नहीं बदला, फिर मैंने उसको किसको जुड़वाया। तो हालात तो ये थे कि यहाँ लोग अंधेरे में रह रहे थे, टूटी सड़कों में रह रहे थे। तो ना उन्होंने किया, उन्हीं का पैटर्न आदरणीय वर्तमान मंत्री जी ने अपनाया। तो काम करने तो सोच से होता। मैंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। मैंने आपकी गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनाया। आप उससे आए कि नहीं आए? कभी मैं आया हूँ, बिल्कुल ना। वो रास्ता मैं नहीं बनवाया था, जाइएगा, आज भी देखें मेरे नाम का पत्थर वहाँ लगा हुआ है। मैंने जो है आपकी HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया, रामा हॉस्पिटल को यूनिवर्सिटी बनवाया। मैंने 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट हम लेकर के आए। मेट्रो का शिलान्यास मैंने कराया, HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया मैंने। और कार्डियोलॉजी मैंने सैकड़ों बेड बढ़वाए, उसका एक्सपेंशन कराया। 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया हेलट में मैंने। सतीश जी, सड़कें सारी बनवा दी, सड़कें तो कोई बाकी नहीं बची हमारे टाइम पर। कोरोना काल, जो कि इसके पहले भी 2 बार लोग देख चुके हैं और अभी इस समय भी कोरोना काल एक तरह से चल ही रहा है। वो तो चुनाव है तो इसलिए इतना उसका लहर नहीं दिखाई दे रही है, दिख रही है तो हो सकता है बाद में दिखाई देगी। आपके क्षेत्र में बड़े बड़े अस्पताल भी हैं, मैं अस्पतालों में भी गया। खैर, व्यवस्था की तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा, चूँकि तो आप यहाँ पर रह भी चुके हैं और आप यहाँ से विधायक भी रहे हैं और आप इसी क्षेत्र के निवासी भी हैं। लेकिन जो मैंने डॉक्टरों का जो बिहेवियर देखा पेशेंट्स के साथ में, ये जो प्राथमिक चीज़ें हैं, आम आदमी जाता है सरकारी अस्पताल में, इसके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा? दरअसल एक बात आपको बताएं, डॉक्टर्स में भी कैटेगरी है। जो JR हैं, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो नए नए लड़के होते, समझ इतनी होती नहीं, तो वो दंडता करते हैं, ये सही है। उनको हालांकि सब शिक्षित हैं, उद्दंडता की डॉक्टर से अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन होते हैं कुछ लोग मिजाज से, नए नए लड़के होते हैं, जोश होता है तो गलती तो करते हैं। लेकिन मेरा मानना है, और आपके चैनल के माध्यम से हम पैगाम भी उन डॉक्टर्स को देना चाहते हैं कि आपका नोबल प्रोफेशन है। नोबल प्रोफेशन के लोगों के साथ
से लोग उम्मीद रखते हैं कि उनके द्वारा जो बिहेवियर होगा वो एक मॉडल बिहेवियर होगा, अच्छा बिहेवियर होगा। तो उनको जनता का और ख़ासकर पब्लिक में देखिए, जैसे कोई पेशेंट है किसी का, उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो भाग के जाता है कि साहब देखिए, हो सकता है उसे 4 बार वो गया हो। तो बजाय इरिटेट होने के डॉक्टर को बहुत कूल माइंड होना चाहिए और जा कर के उस पेशेंट की तीमारदार के साथ उसकी प्रॉब्लम सुनना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन हो जाता है कभी कभी इस तरह इंसिडेंट होती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको रोका जाना चाहिए और बच्चों को मेरा मानना है जहाँ इतनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वहाँ एक लेसन ये भी पढ़ाया जाना चाहिए और ये ज़रूरी इसको कंपलसरी कर देना चाहिए कि हाउ टू बिहेव विद द पब्लिक, ताकि वो मेंटल लेवल जो उनका है, जो मतलब जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, चाहे वो नर्स हों या डॉक्टर्स हों, मुझे लगता है आधे लोग तो जो पेशेंट है वो इसी वजह से उनके तीमारदार डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है। और अब एक घटना तो मुझे याद है कि एक बार मैंने चिट्ठी लिखी एक किसी पेशेंट को कि जाके तुम फला डॉक्टर को दे देना, जो डॉक्टर हैं दे देना। उन डॉक्टर साहबान ने चिट्ठी ली और फेंक दी और सुनने के बजाय उसे डांट दिया। वो मेरे पास आया, फिर मैं हॉस्पिटल गया, मैं उन डॉक्टर से मिला, मैंने कहा क्यों भाई आपने मेरी चिट्ठी, नहीं सर। हमने कहा देखो, अगर तुमने चिट्ठी फेंकी तो बहुत गलत बात है, और हमने कहा आपको इतना समझ होना चाहिए कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी के लिए तो लिखेंगे, आपको उसे ज़्यादा केयरफुली इंटरटेन करना चाहिए बजाय इसके कि आप चिट्ठी फेंक दें। बोले सर हमारे चाचा भी जो है एमएलए हैं। तो मैंने कहा तुमको और जिम्मेदार होना चाहिए, तुमको तो जानना चाहिए, अगर कोई तुम्हारे चाचा की चिट्ठी फेंक दे फिर कैसा लगेगा तुम्हें। तो मैंने कहा थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा रखिए डॉक्टर साहब। तो बोले सर मैं देख रहा हूँ, मैंने चलिए देखिए। तो सवाल ये नहीं है, हो जाती कभी कभी बिल्कुल। अब जैसे इतनी बड़ी बात थी लेकिन हम इरिटेट नहीं हुए, मैंने उनको जाके समझाया कि तुम्हारा बिहेवियर गलत था। तो ठीक है, बच्चे होते हैं अभी, ये तो नई उम्र के होते हैं, तो कभी कभी इसलिए कहीं ना कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है। जरूरत है। मैं अभी आपका उद्बोधन सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी नेता को नहीं बल्कि एक, आपने खुद बोला भी कि आप सोशल वर्कर हैं, पैंट शर्ट में आप विधानसभा भी जाते हैं, ये बहुत कम देखा जाता है। लेकिन खास तौर से जो विपक्ष, बड़ा विपक्ष जिसे कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी, वो जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं उस पार्टी के लिए उनका कुछ अलग ही सोच होती है, कुछ अलग ही वो बातें बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग नहीं करते, हम समाजवादी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप चूंकि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए कुछ और ही बोलती है, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए साहब, ऐसा है, हम अगर किसी भले आदमी को अगर रोज़ कहने लगे साहब ये गलत है तो लोग गलत कहने लगेंगे। सच ये नहीं है। अच्छा, हम आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि जितनी आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कोई समाजवादी पार्टी का तो है नहीं, देश के ही आंकड़े जारी करता है। आज अपराध ज़्यादा क्यों हैं? और आज भी जितने लोगों को टिकट दिया इन लोगों ने, उसमें 140 लोग अपराधी हैं जिनके खिलाफ दुर्दांत मुकदमे लिखे हैं, मतलब बड़े अपराधों के मुकदमे लिखे हैं। 140 लोग हैं, सबसे ज़्यादा संख्या इनकी बड़ी है, फिर भी गुंडे हम ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आपके पास समय का अभाव है, आखिरी 2 सवाल। यूपी का चुनाव, चूंकि ये मैं सभी जनप्रतिनिधियों से पूछ रहा हूं, जब जब यूपी का चुनाव आता है, यूपी के बाहर भी अब ये चर्चा होने लगी है कि अगर यूपी में चुनाव हो और लोग धर्म, जाति और हिंदू मुस्लिम की बात ना करें तो लोगों को लगता है कि चुनाव अधूरा है। क्या विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्रथम, इसको, इन मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? देखिए, इसमें गुनहगार नेता नहीं है, जनता गुनहगार है। अगर जनता अपने डेवलपमेंट के मुद्दे पर, अपने काम के मुद्दे पर वोट करने लगे तो एक बार अगर ये मुद्दा फ्लॉप हो जाएगा, दोबारा ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जनता जब उस पर वोट करेगी तो मुद्दा कभी ख़त्म नहीं होगा। इस बार का चुनाव क्या? जनता को बहुत समझदारी से डिसीजन लेना चाहिए। जो व्यक्ति आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट करे, जो आदमी विधानसभा में आपका, लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व करे, उसमें योग्यता हो कि आपकी बात को रखे और आपके लिए साधन और सुविधा ला के जुटाए। आपकी बात को, चाहे वो यूपी लेवल की हो चाहे इंडिया लेवल की हो, जिस लेवल की प्रॉब्लम हो उस लेवल के लोगों से मिलकर उसको सॉर्ट आउट करावे। तो सवाल ये पैदा होता है जब जनता इन इशूज़ पर जब तक वोट करे, धर्म और जाति के इशूज़ पर जब तक वोट करेगी तब तक ये मुद्दे कभी नहीं ख़त्म हो सकते। जनता को समझदार बनना पड़ेगा। और जिन लोगों ने आसान रास्ता पकड़ लिया है कि साहब जाति और धर्म के आधार पर डिवीज़न करके और हम सत्ता पे बैठ जाएं, इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है ताकि लोग डेवलपमेंट की बात हर कोई करे, हर कोई केवल डेवलपमेंट की बात करे। और जितना डेवलपमेंट होगा, आज हमारा 70% नौजवानों का देश है बेरोजगार है, तो जब डेवलपमेंट होगा तो रोज़गार जनरेट होगा। भाई आज जैसे मेट्रो बन रही है, हज़ारों हाथ काम कर रहे हैं, चल रही है, हज़ारों लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें,
कल हमारा वो पावर प्लांट बन के तैयार होगा तो लोग उसमें नौकरी करेंगे। तो सवाल यही है कि जब डेवलपमेंट होगा तभी रोजगार होगा, डेवलपमेंट होगा तभी तरक्की होगी। तो अगर लोग डेवलपमेंट पर अगर ध्यान नहीं देंगे, अगर हिंदू मुसलमान पर वोट करेंगे, जाति धर्म पर वोट करेंगे, कोई जाति के नाम पर करेगा, तो तरक्की देश की कभी नहीं हो सकती, सरकार किसी की बने। कुल मिला के आम आदमी को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप ऑफ कोर्स। आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए, खासतौर से आपके क्षेत्र की जनता के लिए, कि सतीश निगम जी को वो क्यों चुने, क्यों वोट दे, और अगर इस बार आप विधायक बनते हैं दोबारा तो क्या प्राथमिकता है? बहुत कुछ तो मैंने कह दिया, आप सुन ही रहे थे। कुछ ऐसे खास बिंदु? देखिए, हमारे इस क्षेत्र में आज भी बहुत से ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ पर सीवर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की लाइन नहीं है। मेरी प्राथमिकता होगी कि जहाँ पर सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई लाइन नहीं है, उसको पहले तो ठीक कराएंगे। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जहाँ पर सीवेज सिस्टम गड़बड़ हो गया था लेकिन उसको भी अब अपग्रेड कराएंगे, नया कराएंगे। मेरी व्यक्तिगत अपनी जो है वो ये है कि इस बार कानपुर में, कल्याणपुर में पीजीआई लाने का काम करेंगे और एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लाएंगे अपनी बेटियों के लिए कि जिसमें सारी फैकल्टी हो। तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो बात उसी अंदाज में करूँगा और जो मैं कहता हूँ वो कर देता हूँ। हम उन लोगों में नहीं हैं कि आज हम बोल दें उसके बाद हम भूल जाएं। हम जिस दिन जीतने के बाद, जब पहले दिन मैं गया था तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठे थे। हालांकि तब वोट नहीं हुई थी, मुख्यमंत्री नहीं की वोट नहीं ली थी उन्होंने मेरे सवाल पूछा कि निगम साहब बताइए कोई नया काम, तो मैंने वही प्रपोज़ किया कि साहब मेट्रो चलवा दीजिए। तो ये मान के चलिए कि ये एक बड़ी चीज़ है, ये एक बड़ी चीज़ है और ये ईश्वर की कृपा है, ये भोले बाबा बैठे हैं, इनकी कृपा है कि हम जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं जनता से भी यही कहना चाहता हूं, जैसे कि सतीश निगम जी ने भी कहा कि आम आदमी को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और आप मतदान करने ज़रूर जाएं, क्योंकि आम जनता को आगे आना होगा, सोया ख्वाब जगाना होगा, विकास तो खुद पर खुद होगा, बस सत्ता की गद्दी पर सकारात्मक सोच को लाना होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कानपुर से लेकर लखनऊ तक, हमीरपुर से लेकर सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद से कन्नौज तक, क्या है जनता का मिजाज? यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है लोक जनसंदेश की टीम और जानने का प्रयास है मतदाता का क्या है रुझान। क्या इस बार हो पाएगा बदलाव? देखिए विजन यूपी में।